नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय रहेगा पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके जो है टोटल 3 पार्ट्स है और 2 उसके हाउस है। हमारी जो संसद है, संसद का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। और भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपको जो है वो आपका ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है। और भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में बात कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद के अलग अलग सदनों के बारे में, अलग अलग भाग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका जो है राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, आपका राष्ट्रपति क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि संसद जो है वो कितनी चीज़ों से मिलाकर बनती है। तो 3 चीज़ों को मिलाकर भारतीय संसद बनती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों की जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों जो भाग है ये संसद के भाग होते हैं। इनमें से भाग कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के भाग कितने हैं तो भाग है आपके पास 3। और अगर आपके पास पूछा जाए कि सदन कितने हैं तो सदन है दोस्तों कितने, 2। एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। लोकसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है और राज्यसभा का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो आर्टिकल नंबर 80 के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है और आर्टिकल नंबर 79 में भारत की एक संसद होगी, इस बात की जानकारी आर्टिकल नंबर 79 में मिलती है। तो दोस्तों, हम इसमें जो तीनों भाग है संसद के, हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। हम अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग आपके माध्यम से जो है इसको आपका जो है डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से आने वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस जो है। पॉलिटिकल साइंस का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अलग अलग एग्जाम में कईयों प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपको एग्जामिनेशन के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा आर्टिकल नंबर 80 यानी राज्यसभा के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी राज्यसभा से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा जो है वो आपका क्या है। तो राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि राज्यसभा का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है, जैसा कि हम अभी पीछे बात कर चुके हैं। आर्टिकल 80 बताता है कि भारत की एक संसद होगी जिसका एक प्रमुख सदन होगा जिसका नाम होगा राज्यसभा। वैसे संसद का जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है, जो हमने पीछे बात करी है अभी, उसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। जिसमें से आर्टिकल नंबर 80 के अंदर बात की गई है आपका राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है, ये संसद का एक सदन होगा। अब ये कैसा सदन होगा, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस इसे कहते हैं। ये संसद का कैसा सदन है, उच्च सदन है, या फिर संसद का ये स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर ये बुद्धिजीवियों का सदन भी इसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, हाउस ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, या फिर बुजुर्गों का सदन भी इसे कहा जाता है, या फिर आपका बुजुर्ग जो लोग हैं उसका सदन भी इसको कहा जाता है। क्योंकि यहाँ इस सदन के अंदर जो सदस्य होते हैं वो थोड़े एज्ड लोग होते हैं, उनकी जो है लोकसभा की अपेक्षा जो आयु है, न्यूनतम जो आयु है वो अधिक रखी जाती है। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं ये राज्यसभा के नाम हैं, जिनमें से आर्टिकल 80 में उल्लेख किया गया है राज्यसभा के बारे में। इसके बाद जो है संसद को राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन इसे कहते हैं, बुद्धिजीवियों का सदन है, बुजुर्गों का सदन है, या फिर ये ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, या फिर ये ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, यानी परमानेंट हाउस है ये कभी भी खाली नहीं होता। ये हम आगे बात करेंगे कि क्यों खाली नहीं होता। तो दोस्तों, अगर राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की बात करें कि आपका जो मैक्सिमम मेंबर है राज्यसभा में वो कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक हो सकते हैं 245। कितने हो सकते हैं, 245 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अधिक से अधिक राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो है वो कितनी है, 245 है। वर्तमान में कितनी है, 244 है। तो 2 प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं
कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। अब जो ये 245 जो वर्तमान के सदस्य हैं दोस्तों, ये जो है ये दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होता है इलेक्टेड और एक होता है नॉमिनेटेड। तो ये जो आपके सबसे पहले जो 245 जो सदस्य है राज्यसभा के अंदर, जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और 245 में से 233 जो सदस्य हैं ये कैसे होते हैं, इलेक्टेड। ये कैसे होते हैं दोस्तों, इलेक्टेड होते हैं। अब इलेक्टेड होते तो मतलब इनका चुनाव किया जाता है। अब इनका जो चुनाव है वो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है इनका चुनाव। तो ध्यान रखना कि राज्यसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 233। कितनी है, 233 है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं, भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। कितने, 233। कितने में से, 245 में से। तो 245 में से जो है वो आपके 233 कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो 12 सदस्य हैं फ्रेंड्स, जो 12 सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल नंबर 80 का जो सी है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। और जो 12 सदस्य राष्ट्रपति जो राज्यसभा के अंदर नियुक्त करेगा उनकी जो विशेषता ये है कि उनको कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि में कोई महत्वपूर्ण यदि उपलब्धि प्राप्त हुई हो तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में अपॉइंट करेगा या फिर आपका जो है नियुक्त करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो है ये भारत के सबसे यंगेस्ट भारत रत्न हैं, जिनको खेल क्षेत्र में क्या है एक बहुत बड़ी भारत रत्न मिला, बहुत बड़ी उपलब्धि यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसीलिए उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको राज्यसभा का सदस्य के रूप में अपॉइंट किया था। तो इसी तरीके से जो सचिन तेंदुलकर है ये आपका जो है राज्यसभा का सदस्य है। इनका चुनाव नहीं हुआ है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसी तरीके से इन 12 सदस्यों को जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई हो, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के सी के अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 12 है राज्यसभा में। और इलेक्टेड सदस्यों की संख्या कितनी है, 233। और वर्तमान में कितने हैं, टोटल 245 हैं। और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से संरचना की गई है राज्यसभा के सदस्यों की। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो है वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं हम आपके बीच में यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। और इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि लगातार जो है अधिक से अधिक जो लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सके और इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये कौन करता है, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा के सदस्य हैं, तो उसी तरीके से आपका हर राज्य में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसका जो राज्यसभा होती है इसका एक सभापति होता है और एक इसका उपसभापति होता है। यानी राज्यसभा की बैठकों को संचालित करने के लिए एक क्या होता है आपका चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है या फिर डिप्टी चेयरमैन कह सकते हैं आप। यानी सभापति और उपसभापति इसके होते हैं। तो अब आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 60 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 64 है उसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, जो देश का उपराष्ट्रपति होगा फ्रेंड्स, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन मतलब ये फिक्स किया गया है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये कहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 64 में। यानी एक्स ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो आपने ध्यान रखना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। इसी तरीके से ये आपका जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 64 के अंदर की गई है। राज्यसभा का उपसभापति का चुनाव
इसके सदस्य के द्वारा किया जाता है। अब जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका एक सभापति होता है। अब सभापति तो पहले ही फिक्स किया गया है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, परंतु जो दोस्तों उपसभापति होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो उपसभापति होता है इसका चुनाव कौन करता है, यानी जो डिप्टी स्पीकर होता है राज्यसभा का उसका चुनाव कैसे और कौन करता है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य ही, राज्यसभा के तमाम सदस्य ही अपने में से किसी एक को उपसभापति बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि सभापति इनके पास पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा देश का वो राज्यसभा का सभापति होगा और इसका जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही आपका चुना जाएगा। तो ये हमने बात कर ली थी। और इसके जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो तमाम जो सदस्य हैं, केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये इनका जो चुनाव है राज्य की विधानसभा के द्वारा, विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। और जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। कितने दोस्तों? 12। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली है। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें इनकी योग्यताओं की कि जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो सबसे पहली है आपके पास कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे पहले भारत की नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही जो है वो भारत राज्यसभा का सदस्य बन सकता है या फिर आपका जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो नागरिकता का जो दोस्तों टॉपिक है, संविधान के भाग नंबर 2 में इसका प्रावधान किया गया है, नागरिकता सिटीजनशिप, और आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है और एकल नागरिकता भारत के अंदर व्यवस्थित की गई है और जिसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके बारे में हम अलग से टॉपिक में आगे बात करेंगे, सिटीजनशिप के बारे में। दूसरी योग्यता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए फ्रेंड्स वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु अगर उसने पूरी कर चुका हो तो ऐसे समय में वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो आपका सक्षम है। यानी परंतु उसके लिए एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यानी 30 वर्ष से नीचे का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, 30 वर्ष से ऊपर का बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात, वो लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए। लाभदायक का मतलब, लाभदायक पद देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का पद भी लाभदायक नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का पद भी लाभदायक नहीं माना जाता है, प्रधानमंत्री का पद भी लाभदायक नहीं माना जाता है, और जितने भी आपके जो लीडर्स है या फिर आपके जो लाभदायक पद का मतलब होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जितने भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या फिर अन्य जो आपके नेता लोग होते हैं, ये जनसेवक होते हैं। ये जनसेवक का मतलब है कि समाज आपका जो इनकी कोई फिक्स जो है आपका टाइम पीरियड नहीं रहता है, ठीक है। जब तक बहुमत रहता है तब तक ये अपने कार्य में रहते, संलग्न रहते हैं, अदरवाइज उनको जो है अपना पद जो है छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात है कि वो पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों, या फिर उसने बहुत सारा कर्जा लिया हो, ठीक है, और किसी प्रकार बहुत सारा कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार फैलने की यहाँ पर स्थिति रह सकती है। तो इसीलिए वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल मतलब कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से वो पूर्णतः स्वतः आपका जो है सही होना चाहिए, और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कर्जदार। इसके बाद अगर हम कार्यकाल की बात करें राज्यसभा की, तो दोस्तों जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसीलिए तो उसे स्थायी सदन कहते हैं, इसीलिए उसे परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा ऐसा सदन है जो कभी खाली नहीं होता, ये हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये खाली नहीं होता और क्यों इसका कार्यकाल नहीं होता। सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पर देखा थी, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का ये ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 2 वर्ष बाद इसके कुल 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है, यानी रिटायर्ड आपका जो है किया जाता है। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष बाद इसके कुल 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड का मतलब सेवानिवृत्त किए जाते हैं, और जब तक ये निवृत्त होते हैं तब तक इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में कुल
200, अभी वर्तमान में कितने सदस्य दोस्तों? 45 सदस्य है। अगर आप इसका 1/3 निकालते हो तो लगभग आपके पास आ जाएगा 81। तो 81, 81 और 81, ठीक है। तो हर 2 साल बाद केवल 81 सदस्य ही निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? केवल 81 सदस्य। बाकी तो ये बने रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ये 81 सदस्य रिटायर हो जाते हैं यहाँ पर 2 साल बाद, तो यहाँ इनकी जगह पर क्या आ जाएंगे? नए आ जाएंगे। इनकी जगह पर क्या आ जाएंगे? न्यू आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, न्यू आ गए। तो ये जो न्यू सदस्य आए पहले ये 2 साल यहाँ काम करेंगे, फिर अब रिटायर कौन होंगे? वो नीचे वाले। तो ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और उसकी जगह पीछे नए आ जाएंगे। इसी तरीके से 2 साल यहाँ काम करेंगे ये, फिर इसके बाद निचले वाले रिटायर हो जाएंगे तो ऊपर वाले कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। फिर 2 साल यहाँ ये काम करेंगे और इनकी जगह पीछे से नए आते जाएंगे। तो जब तक ये रिटायर होते हैं दोस्तों, तब तक इनका कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 वर्ष हो जाता है। इसीलिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि स्थायी सदन होता है और ये कभी भंग नहीं होता। तो इसके जो सदस्य का कार्यकाल पूछा अगर, तो आपने बोलना है 6 वर्ष, और राज्यसभा का अगर कार्यकाल आपसे पूछा तो आपने बोलना है नन ऑफ दिस, कोई कार्यकाल नहीं होता। तो इसके कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते? तो 1/3। 1/3 में भी पूछ सकता है, या संख्या भी पूछी जा सकती है आपसे सदस्यों की, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 1/3 सदस्य राज्यसभा के कितने वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं? तो आपने बोलना है 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद चेंजिंग होते हैं? 2 वर्ष बाद जो है आपके इसके 1/3 सदस्य दोबारा जो है चुनकर आते हैं। तो ये था राज्यसभा के कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल और योग्यता के बारे में। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा की कार्य और शक्तियां क्या है? तो दोस्तों, राज्यसभा के कुछ कार्य सुनिश्चित किए गए हैं और कुछ इसकी शक्तियां भी है। सबसे पहली बात तो ये कि कानून निर्माण में भाग लेती है कौन? राज्यसभा। देखिए कैसे दोस्तों, कैसे, जैसा कि सभी को पता है कि संसद जो है वो कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन जो चीज़ें हैं, ये तीन जो आपके भाग है उस आपके संसद के होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बिल कानून बनने से पहले उसे संसद में पारित होना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो यहाँ से जो पारित हो जाएगा तो उसे राज्यसभा की स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी। तो उसे राज्यसभा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी और राज्यसभा की स्वीकृति लेने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर स्वीकृति नहीं देता तब तक वो कानून नहीं बनता। तो दोस्तों, कानून बनने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। जितना योगदान राज्यसभा का है उतना ही लोकसभा का भी है और उतना ही राष्ट्रपति का भी है। यानी तीनों परिस्थितियों से होकर ही कानून को निर्मित या लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कानून निर्माण में राज्यसभा का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो इसमें बोला गया है कि आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है कौन? आपकी राज्यसभा। यानी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं दोस्तों, वो आपका उसकी अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, तो करता है निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। आपने ध्यान रखना, इलेक्टोरल कॉलेज उसे कहा जाता है, यानी निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें थोड़ा आपका जो है अंतर जरूर है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो आगे हम राष्ट्रपति के टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो क्या होता है और उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ कि आपका जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। दूसरी बात है दोस्तों, आपके पास है यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया। यानी जो महाभियोग प्रक्रिया है, तो महाभियोग प्रक्रिया में भी राज्यसभा का उतना ही योगदान है जितना कि
लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों का जितना योगदान, जितना जो शक्ति आपकी पूरी संसद की। देखिए सबसे पहले जो आपने दोस्तों ध्यान रखना कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लगाई जाती है आर्टिकल नंबर 61 के अंदर। आर्टिकल नंबर 61 क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति या न्यायालय का कोई न्यायाधीश संविधान के विरुद्ध कार्य करे, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर इम्पीचमेंट सिस्टम लगती है, यानी महाभियोग प्रक्रिया लगता है। तो महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो कौन लगाता है? संसद लगाता है, और संसद के कोई भी सदन में उससे संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसीलिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसी कारण से राज्यसभा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले दूसरा कि धन बिल को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है कौन? राज्यसभा। जो दोस्तों मनी बिल होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लोकसभा है, एक आपका लोकसभा है और दूसरा आपका राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपके सदन हैं किसके? संसद के। तो धन बिल को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जब ये लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में इसको भेजा जाता है और राज्यसभा से इसको स्वीकृति लेनी। देखिए राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। ये चाहे राज्यसभा इसको रद्द करे, यस करे या नो करे, तब ये पारित माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको पहले ही मिल चुकी होती है। तो लोकसभा में पेश करने से पहले ही उसको राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो चुका है दोस्तों, हो चुका होता है। फिर उसके बाद ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा यदि इसको यस करती है तो पारित माना जाएगा और नो करती है तो भी पारित माना जाएगा, परंतु 14 दिन तक के लिए उसको अपने पास रोक कर रख सकती है कौन? राज्यसभा। तो ये इसका अधिकार है कि धन बिल को 14 दिन तक जो है रोक कर रखने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो है आपका राज्यसभा के पास। इसके बाद प्रत्येक बैठक के मध्य 6 माह का अंतराल होना अनिवार्य है, यानी जो राज्यसभा है उसकी प्रत्येक जो बैठक है, प्रत्येक जो सेशन होता है उसके बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, एक 6 महीने पहले और एक 6 महीने बाद। इसी के चलते आर्टिकल नंबर 249 में क्या बोला गया है दोस्तों? इसके तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय बना सकती है, जो 1 वर्ष तक प्रभावित रहेगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो राज्यसभा है, जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा यदि अपने सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, यानी राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, तो राज्यसभा क्या करती है कि जो राज्य सूची है, यानी आपकी जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में लगभग अभी 61 विषय हैं दोस्तों। पहले उसमें 66 विषय थे, अभी 61 विषय उसके अंदर रह गए हैं। जैसे पुलिस है या फिर आपका बिजली है, पानी है, ये सारे के सारे विषय किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। और राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है। अगर जरूरत पड़े तो राज्य जो सभा है वो आर्टिकल 249 का प्रयोग करके और संसद अपने सदन में 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके वो किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, यानी केंद्र का विषय बना सकती है। और अगर वो ऐसा करती है तो उसका जो प्रभाव है वो 1 वर्ष के लिए आपका रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस, तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, तो अगर राज्यसभा चाहे तो पुलिस जो विषय है उसको केंद्र का विषय बना सकती है 1 वर्ष के लिए जरूरत पड़ने पर। परंतु उसके लिए संसद में, उसके लिए राज्यसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और आर्टिकल 249 के तहत जो है ये प्रावधान आपका किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल नंबर 249। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे जो है आर्टिकल नंबर 312 का प्रयोग करके, यानी आर्टिकल नंबर 312 के तहत राज्यसभा राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी जो राज्यसभा है आर्टिकल नंबर 312 के तहत जो राज्य हैं, राज्यों के लिए जो आपके सेवा के जो प्रमुख जो पद है उनका सृजन कर सकती है। जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, या फिर IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IRS इंडियन आपका जो है रेवेन्यू सर्विसेज, या IFS। तो इस प्रकार के जो पद है उनका सृजन या उनका निर्माण करने का जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास है। अगर आवश्यकता पड़े तो राज्य को संचालित करने के लिए या राज्य प्रशासन को संचालित करने के, देखरेख करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न पदों को राज्यसभा का सृजन कर सकती है आर्टिकल नंबर 312 के तहत। उपराष्ट्रपति के से संबंधित अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है फ्रेंड्स,
इसीलिए उपराष्ट्रपति से संबंधित यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लगाया, जब उपराष्ट्रपति के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे संसद की राज्यसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति यानी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के विरुद्ध जो है वो कार्य करता है। तो ऐसी, या फिर संसद आपका जो सदन है उपराष्ट्रपति के कार्य या फिर उसके जो आपके जो योगदान के समर्थन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सदन उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और उसे केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले। इसके पश्चात जब क्या होता है, उपराष्ट्रपति या फिर आपका सभापति है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है, जो आपका जो सभापति होता है, मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। परंतु कईयों बार क्या आता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ता है। ऐसा लिखा गया है 65 में, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर देश का जो उपराष्ट्रपति होता है यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है वो आपका राष्ट्रपति का कार्य और कर्तव्य और आपका जो है कार्यों का निर्वहन करेगा। तो जब कोई भी उपराष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, तो जब भी कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में उसे राज्यसभा की बैठकों का संचालन वो आपका नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे समय में ही आपका जो उपसभापति होता है राज्यसभा का वो क्या करेगा, राज्यसभा की बैठकों का संचालन करेगा। अदरवाइज तो एक सदस्य के रूप में ही काम करता है वो राज्यसभा का उपसभापति, उसका कोई और काम नहीं है। यानी जब सभापति अपने पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में ही राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा की बैठकों का संचालन करेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, ऐसी स्थिति जैसे मैंने आपको बता दी कि ऐसी स्थिति में उपसभापति क्या है, राज्यसभा का संचालन करेगा। अच्छा, राज्यसभा के पहले जो सभापति थे दोस्तों, राज्यसभा में के पहले जो सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, ठीक है, जिनके जन्म दिवस पर जो है अध्यापक दिवस भी आपका जो है मनाया जाता है पूरे भारत में 5 सितंबर के दिन। तो 5 सितंबर को इनकी जो है जयंती आती है और इस दिन को जो है अध्यापक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यही देश के भारत के पहले क्या थे, आपके जो है उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के पहले सभापति भी थे। और दूसरी बात ये कि भारत रत्न जीतने वाले भारत के सर्वप्रथम जो भारत रत्न विजेता थे वो भी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वैसे तो 3 थे, डॉक्टर सीवी रमन थे, डॉक्टर आपका जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और आपका जो है सी राजगोपालचारी, इन तीनों को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो परंतु सबसे पहले अगर बात करें इन सब में, तो सबसे पहले अगर भारत रत्न विजेता की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली प्रथम थे, क्योंकि इन तीनों में से सबसे बड़े पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति है यानी जो देश के उपराष्ट्रपति हैं हमारे, वो कौन है, श्री जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। तो दोस्तों आज हमने बात करी राज्यसभा के बारे में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में और लोकसभा के संबंध में जो महत्वपूर्ण जो विषय है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है या फिर एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु है वो हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।